नमस्कार। हिंद किसान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। आज की जो बड़ी खबर है उस पर सीधे चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशांक पाठक मौजूद है और हिंद किसान के एडिटर इन चीफ हरवीर जी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो पंजाब में एक गतिविधि सामने आई है कि जो कृषि कानून को लेकर बाकायदा एक कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें बोला गया कि कृषि कानून की जो खतरनाक जो इसके आयाम है उनको सीमित किया जाए। इस पर शशांक आपने पूरी रिपोर्ट लिखी है, क्या है आपकी ऑब्जर्वेशन, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्या है खबर? देखिए जो सबसे पहले पंजाब कैबिनेट का जो फैसला है वो ये कि 19 अक्टूबर को एक स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा विधानसभा का, जिसमें इन कानूनों को रद्द करने का अमूमन क्या होता है कि प्रस्ताव पारित होता है, लेकिन इस बार शायद सरकार आगे बढ़ेगी, एक कदम और आगे बढ़ेगी, एक स्टेट गवर्नमेंट, और इन कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लेकर आएगी, ना कि उनको खिलाफ विधानसभा का प्रस्ताव लेकर आएगी। और हम देखें तो शायद ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है पंजाब और हरियाणा में, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं लगातार, किसान लगातार ये मांग कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो सरकार थी सीएम से, कि आप आइए और स्पेशल सेशन बुलाइए और इन कानूनों के खिलाफ विधानसभा में जो भी आप कर सकते हैं, जो भी संवैधानिक तौर पर आपका अधिकार है उस तरह से उसको करिए, ताकि एक स्पष्ट संदेश जाए सेंटर के पास की किस तरह से स्टेट जो है इनके खिलाफ अब मैदान में उतर रहे हैं। और ये बहुत एक अलग तरीका है। अमूमन इस तरह के कभी इस तरह का जो है तरीका कोई भी राज्य सरकार अपनाती नहीं है कि केंद्र के किसी फैसले के खिलाफ विधानसभा का सेशन बुला के उनको उन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए या उन कानूनों को रद्द करने की बात इस तरह से कही जाए। और इस तरह से अगर पंजाब शुरू करेगा तो सबसे ज्यादा उसमें मुश्किल होगी जो उनका पड़ोसी राज्य है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में लगभग लगभग बराबर स्तर पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है और जो किसान संगठन है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो 19 अक्टूबर को जो स्पेशल सेशन आएगा, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह सुप्रीम कोर्ट में जाने की, अदालत में जाने की भी बात कहते रहते हैं कि जो भी संवैधानिक और जो भी तरीका होगा किसानों को बचाने का या इन कृषि कानूनों के खिलाफ, वो राज्य की सरकार अपनाएगी। तो ये एक बड़ा स्टेप है, ये बड़ा कदम है। और इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से कल दिल्ली में जो बैठक हुई थी किसान संगठनों की सेंटर के कृषि सचिव के साथ, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था किसानों के ने कि कृषि मंत्री आए, जो फैसले लेने वाले लोग हैं वो बात करें हमसे, अधिकारी बात ना करें, वो बात को पास करने वाले लोग ना आए, जो फैसला लें वो हमसे सीधे बात करें। और उसके बाद किसानों ने ये भी कहा कि ये आंदोलन चलता रहेगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है और इसका बड़ा असर दिखेगा और खासतौर पर इससे टेंशन बढ़ेगी हरियाणा सरकार की। जी। तो हरवीर जी, जैसे कि शशांक ने इस बात को सामने रखा कि अब जो कांग्रेस शासित जहां पंजाब है वहां इस तरह का फैसला, एक बड़ा फैसला, अब तक का ऐसा कभी कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में जो अब हरियाणा की जैसे उन्होंने बात उठाई कि वहां मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां बीजेपी शासित सरकार है। उस स्थिति में जो वहां के हरियाणा के जो किसान संगठन है, किसान नेता है, किसान है, उन सबके मन में भी कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि उनका मानना है कि जब कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भी कुछ दिनों पहले इस बात को सामने रखा कि अब जब ये कानून बन गए तो एमएसपी का प्रभाव उस तरीके से ना हो, उसके प्रभाव को कम करने के लिए राज्य अपनी तरफ से कुछ कानून सामने लाए और उसके असर को कम करें। तो शायद उसी राह पर चला है पंजाब। तो ऐसे में हरियाणा के लिए क्या देखने को मिल सकता है, और जो किसान संगठनों की और किसानों की जो ये संशय है उनके दिल में, उसको हम किस तरह से साफ कर सकते हैं? देखिए अनिका जी, इस मसले पर अगर आप देखें कि किसानों के इन कानूनों के मसले पर किसान संगठन जिस तरीके का रुख अपना रहे हैं, पंजाब के राजनीतिक दल भी उसी पेज पर खड़े हैं उनके साथ में। अकाली दल को अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ा, केंद्र में एनडीए से बाहर होना पड़ा और कांग्रेस की सरकार उसको पूर्ण रूप से समर्थन दे रही है। और इसीलिए जो किसानों ने, अगर आपको ध्यान हो, पिछले सप्ताह कहा था कि आप विशेष सत्र बुला करके इन कानूनों को खारिज कीजिए। वैसे तो ये केंद्रीय कानून है, तो सेंट्रल एक्ट को स्टेट रिपील नहीं कर सकता संवैधानिक रूप से, लेकिन ये कंटेंशियस इशू है। राज्य कह रहे हैं कि केंद्र ने हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं उनमें अतिक्रमण किया है, जो हमारा संघीय ढांचे का जो तंत्र है उसके ऊपर ये आघात है, और कृषि उत्पादों की जो मार्केटिंग है वो राज्यों का विषय है। इसलिए ये
हम इनके खिलाफ जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी ने एक नीतिगत फैसला लिया है, वो इसकी मुखालफत कर रही है देश भर में। उनकी राज्य सरकारें जहां जहां हैं वो एक ओपन स्टैंड लेंगे। उनकी जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उन्होंने तय किया, अपने जो मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के हैं उनको निर्देश दिया कि आप इसके लिए जो भी कानूनी रास्ता ले सकते हैं, संवैधानिक रूप से इसमें किसानों को किस तरीके से संरक्षित किया जाए जिससे इन कानूनों का उनके ऊपर प्रतिकूल असर ना हो, वो आप रास्ता निकालिए। तो उस दिशा में ये पंजाब की पहल है। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान ने जितने भी सरकारी खरीद केंद्र हैं उनको नोटिफाइड मंडी अधिसूचित कर दिया था, कि उनको एक तरीके से एपीएमसी मार्केट बना दिया था। अब हो सकता है कि जो दूसरे विपक्षी राज्य हैं वो भी इस राह पर चले, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से एमएसपी पर खरीद होती है, हरियाणा में भी लगभग उस तरह होती है। यहाँ के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पंजाब सरकार जब ये स्टेप लेगी तो हरियाणा के किसानों की उग्रता बढ़ जाएगी और उनका दबाव इस सरकार पर जाएगा। ये सरकार बीजेपी की है, लेकिन अगर आप देखें इन कानूनों के बारे में जब यहाँ के इनके जनप्रतिनिधि और मंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ रहा है। और क्योंकि लगा हुआ राज्य है और पंजाब के बाद सबसे ज्यादा विरोध हरियाणा में ही हो रहा है, तो ये सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब एक लीगल प्रोसेस शुरू होगा। और कुछ लोग जैसे केरल के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को नोटिस इशू किया है कि आप 6 हफ्ते में जवाब दीजिएगा। तो ये अब एक कानूनी लड़ाई शुरू हो रही है। एक तरफ से जमीन पर किसानों की लड़ाई चल रही है, एक तरफ राजनीतिक लड़ाई है और एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तो ये 3 स्तरीय लड़ाई इन कानूनों के खिलाफ शुरू हो गई है इस तरह से। जी, शशांक ये बताएं कि पिछले दिनों भी जब से ये एमएसपी का मुद्दा गहराया, बार बार ये बात हो रही है कि एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए। उस पर जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि ये तो किसी एक्ट के तहत आता नहीं है और हम इसको, ये कानून बनाने का विषय नहीं है। उस पर एक बार फिर से देश भर में विरोध हुआ कि इतने समय से हम बोल रहे हैं, अब जब आप बदलाव लाने की बात करें, किसान हितैषी फैसलों की बात करें, तो क्यों ना इसको बाध्यकारी बनाया जाए। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? आप इतने समय आपने जब जिस दिन देश बंद था, विरोध थी, हड़ताल की थी देश भर के किसानों ने, आपने पंजाब हरियाणा में सफर किया था किसानों के साथ, उनके मन में किस तरह का डर है और उनको क्या लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि इस पर कोई कानून नहीं बन सकता, या उनको लग रहा है कि इस पर बन सकता है और सरकार की कुछ नियत या सरकार के बोलने में, कथनी और करनी में फर्क है? देखिए, पॉसिबिलिटी की बात करें कि कानून बन सकता है या नहीं बन सकता, तो उसमें तो कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई बात नहीं है कि कानून नहीं बन सकता। सरकार उसे कानून को बना सकती है कि किसी भी उत्पाद का, किसी भी फसल का न्यूनतम कीमत कितनी मिलेगी, चाहे वो मंडी में सरकार की खरीद पर मिले या किसी व्यापारी, जो निजी व्यापारी हैं उनकी खरीद पर, या किसी बड़ी मल्टी ब्रांडेड कंपनी जो तमाम ब्रांडेड के साथ अपने सामान किसानों से खरीद कर बड़ी कीमत पर बेचती है। और ऐसा होता भी है। आप आलू की अगर एमएसपी घोषित मतलब कानून नहीं बना सकते, तो आप आलू से चिप्स बनने वाली एमआरपी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कानून बन ही नहीं सकता या इससे पहले कानून नहीं है। इससे पहले देश में कानून नहीं है, इसीलिए इसकी मांग लगातार किसान उठा रहे हैं। और इसमें बनाने के लिए भी सरकार को कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आपको याद होगा कुछ साल पहले किसानों ने ही दिल्ली में बैठकर अपनी एक किसान संसद लगाई थी और वहां 2 कानूनों का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे 2 सांसदों ने, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने उसे वहां पे प्राइवेट बिल के तौर पर प्रेजेंट भी किया था। तो सरकार को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, उसी में कुछ आमूलचूल परिवर्तन करके उसे किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि सरकार करना नहीं चाहती। जब तक आप कोई काम करना नहीं चाहते तब तक वो असंभव है। वही काम सरकार के साथ हो रहा है। जो किसानों से हमने जो अभी तक बात की है, चाहे पंजाब, हरियाणा या जिस भी स्टेट के किसानों से हम बात कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि जब हमें सरकारी खरीद पर हमें एमएसपी नहीं मिल पाता था, तो जब सरकार हमें प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है और प्राइवेट का सिर्फ एक ही उद्देश्य, लक्ष्य कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, तो वो हमें ज्यादा कीमत क्यों देंगे? प्राइवेट कंपनियां क्यों परोपकारी काम पर आगे आएंगी? और अगर आएंगी भी तो सरकार उसे कानूनन तरीका से लागू करे। जी, मैं आज ही पंजाब में एक महिला किसान से बातचीत कर रही थी, क्योंकि आज महिला किसान दिवस भी है। तो उन्होंने सीधे सीधे, ये वो महिला है जो कि रेल रोको जो आंदोलन चल रहा है अमृतसर में इतने दिनों से, ये महिला वहां पर जाती है अपने बच्चों के साथ, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ, और सीधा सीधा जब मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने बोला कि सरकार कुछ भी करे, हमें पूरा विश्वास है अपने ऊपर, सरकार के ऊपर नहीं, मगर
के ऊपर कि हम इसको सुलटा के ही रहेंगे, ये उनको वापस लेना पड़ेगा। तो हरवीर जी ये बताइए कि पीछे हमने उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को बोलते सुना था, उन्होंने सिर्फ अपील की थी कि एमएसपी पर से नीचे किसान अपना जो अपनी फसल है उसे ना बेचे, मगर एक तरफ अपील हो रही है, दूसरी तरफ कोर्ट में जा रहे हैं, मुकदमे एफआईआर भी दर्ज की जा रही है, मतलब तमाम तरीके के कोशिशें जारी हैं किसानों की तरफ से, और इधर हम देख रहे हैं योगी जी ने अपील की। मगर उत्तर प्रदेश का आपसे उदाहरण लेना चाहूंगी कि क्या अपील काम करेगी, क्योंकि अपील और बोलना ये सब तो अब कहीं भी काम नहीं कर रहा है। जी, देखिए उत्तर प्रदेश का तो रिकॉर्ड बहुत खराब है, वहां किसानों को दाम मिलता ही नहीं है। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश गेहूं और धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां 10% भी खरीद नहीं होती है। 80-90% उत्पाद किसानों को खुले बाजार में बेचना पड़ता है और एमएसपी से नीचे बेचना पड़ता है। बड़ी तादाद में किसान उत्तर प्रदेश से हरियाणा जाते हैं, बॉर्डर पार करके उनको रोका भी जाता है वहां पे, उसके बावजूद वो कोशिश करते हैं कि उनको वहां एमएसपी मिल जाए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो कोई नैतिक हक ही नहीं है, क्योंकि वो कोई उन्होंने वहां पे किसानों के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया। जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है वही चला आ रहा है, वहां पर वो खरीद केंद्र भी नहीं बना पा रहे। आप देखिए कि हमने पहले खबर भी की थी कि पंजाब में हर दूसरे तीसरे गांव पर एक सरकारी खरीद केंद्र है, तेलंगाना में 7-8 गांव के ऊपर है, उत्तर प्रदेश में 28 गांव के बाद एक सरकारी खरीद केंद्र है, और अभी वहां पर कितनी खरीद हुई है जो कि नगण्य है। तो ये सिर्फ कह देना कि मत बेचे, वो कहाँ चाहता है कि वो कम पर बेचे, वो तो चाहता है एमएसपी से भी ऊपर बेचे, लेकिन उसको खरीदने वाला तो वो। और आपकी जो सरकारी एजेंसियां हैं उनमें इतना करप्शन है, एक दूसरी तरफ आप सरकारी खरीद केंद्र नहीं बनाते हो। तो ये तो उत्तर प्रदेश तो अपने आप में एक स्टडी है। जब से राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त से इन्होंने जो डिरेल किया उत्तर प्रदेश में सरकारी खरीद को, वो लगातार किसी की भी सरकार आई हो खराब ही होता गया है। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर वहां पर खरीद केंद्र बनते हैं, तो ये ऐसा नहीं होता। और ये कि उत्तर प्रदेश के किसान उतने जागरूक नहीं है, इसीलिए उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आपको अपनी हालत सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अपीलों से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है, व्यवस्था बनाने से चलता है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा तो छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्जा लिया एनसीडीसी से 10,000 करोड़ का, कि हम तुरंत खरीद करके किसानों को पेमेंट करें। उत्तर प्रदेश ने तो बजट में प्रोविजन भी नहीं किया अपनी एजेंसियों के लिए कि वो कहीं से कर्ज लेकर के किसानों से खरीद करें। जी, तो एक तरह से ये आउट ऑफ बॉक्स सिचुएशन सामने आई थी जब कोरोना का वास्ता देकर बोला गया कि हम फार्म टू फोक जैसी एक व्यवस्था करें, और उसके चलते ये करते करते जो ये फैसले हैं वो कानून बन गए। तो शशांक, एक संक्षिप्त में कमेंट आखिरी चाहूंगी कि 19 अक्टूबर को इन्होंने इसका फैसला लिया है, इनको रद्द करने का एक बाकायदा बैठक बुलाई जाएगी, और उसमें किस तरह की उम्मीद आप देखते हैं, क्योंकि पंजाब में जो कल की बैठक जब कैंसिल क्या, जो उनको निराशा लगी कि मंत्री उनसे मिले नहीं, उसके बाद देश भर में आंदोलन को उग्र करने की बातें सामने आ रही है और हम देख भी रहे हैं। और ये आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित नहीं है जिस तरह का एक नैरेटिव बनाया गया है, क्योंकि बाकी जगहों में भी इस तरह की आवाज आ रही है। तो अब किस तरह की उम्मीद है और इससे किस तरह के द्वार खुलने की एक किरण नजर आती है कि एक ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि अल्टीमेटली ये कहाँ जाकर रुकेगी और इससे क्या कोई सुधार आएंगे इस सिस्टम में? देखिए, सिस्टम में सुधार इन आंदोलनों से ये आ रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो ये कि पॉलिटिकली प्रेशर हर पार्टी पर अब बनता जा रहा है। सिर्फ बीजेपी नहीं, आप शिरोमणि अकाली दल का जैसे अभी हरवीर जी ने बताया कि वो इतना उस पर प्रेशर बना कि मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, आपको उस एनडीए से वापस आना, बाहर आना पड़ा जिसमें आप कई सालों से उसका हिस्सा रहे हैं। और अब पहली बार किसी स्टेट में एक विपक्षी पार्टी और एक सत्तारूढ़ पार्टी जो लगातार आमने सामने रहती थी, वो किसी एक मुद्दे पर एक साथ खड़ी हुई है। तो कांग्रेस पर भी लगातार इसका दबाव है, क्योंकि कांग्रेस को वो करना है जो उसने कहा है। राहुल गांधी अभी लगातार जो अपनी ट्रैक्टर यात्रा में ये कहते रहे कि हमारी सरकार अगर सेंटर में बनती है, जब भी चुनाव होंगे, तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि इन कानूनों को फाड़ के हम एक टोकरी में फेंक देंगे, डिब्बे में फेंक देंगे। तो अगर राहुल गांधी ने ये कहा है, तो स्टेट के पास
भले ही वो पावर ना हो, स्टेट भले ही उन कानूनों को रद्द ना कर पाए क्योंकि वो सेंटर ने पास किए या उसका जो भी उसका न्यायालय में या जो है कोर्ट में जो भी प्रक्रिया चले, लेकिन स्टेट को कम से कम ये दिखाना होगा, करके दिखाना होगा कि सिर्फ वो कह नहीं रहे, वो इन कानूनों के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रेशर की बात यही है कि किसान जो जिस तरह का पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहते हैं वो बनता हुआ अब दिख रहा है। और बिहार चुनाव में भी अब आप देखिए कि किसान, जहां पे 2006 से एमएसपी नहीं मिल रहा है, एपीएमसी खत्म है, वहां पर भी अब किसान कई, आप जो लगातार जो रिपोर्टर तमाम न्यूज चैनल दिखा रहे हैं, हमसे जो बात हो रही है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अब हमें भी एमएसपी चाहिए, जो 2006 से उन्हें नहीं मिल रही है। जगह अब जहां कई जगह उपचुनाव है, कई जगह विधानसभा के चुनाव है, तो मामला जो है कुर्सी या किसान, जो एक ये नारा है, इसको देखना होगा कि कितना ज्यादा गुंजायमान होता है। और जैसे कि आपने बताया कि ये पूरी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जैसे हरवीर जी ने बोला कि सेंटर के इन कानूनों को स्टेट किस हद तक रिपील कर सकता है, नहीं कर सकता, ये एक बात है। लेकिन जहां ग्राम पंचायत, जहां राज्य सरकारें इस तरह की बैठकें कर रही हैं और एमएसपी के खतरनाक आयामों को सीमित करने की बात करी, तो कहीं ना कहीं ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो जरूर सामने आ रही है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसमें ज्वाइन करने के लिए, और हरवीर जी और शशांक, जो आप लोगों ने इस पर रोशनी डाली, तो हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को इसमें कुछ ठोस मिला होगा समझने के लिए, सोचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हिंद किसान पर इस तरह की चर्चाएं चलती रहेंगी, हमारे ट्विटर पेज पर, हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप जुड़िए और बारीकी से इससे संबंधित तमाम खबरों को जानिए और समझिए। नमस्कार।